साथियों, जब मैं भागलपुर आया था तो 14-15 वर्ष का था। भागलपुर के बगल में गंगा बहती थी, बड़ा अच्छा लगता था। गंगा नदी के किनारे जाकर गंगा की खूबसूरती का एहसास होता था। दूर दूर तक पानी फैला हुआ, कल कल करती हुई गंगा। 1974 का समय था यह, जब मैं चंपानगर पुल पर पहुंचता था तो बच्चे पुल पर चढ़कर गंगा नदी में कूदते थे और स्नान करते थे। मौज मस्ती के दिन थे। 2024 में जब मैं गंगा को देखता हूँ तो गंगा लगभग सूख गई है। चंपा नदी चंपा नाला हो गया है। नाले में पानी नहीं है। कुछ पॉलीथीन के टुकड़े, कपड़े रंगने के लिए जो रसायन का इस्तेमाल होता है उसका पानी, घरों के जो गंदगी है वह, जो नाले बहकर जाते हैं उसके कुछ पानी, और चंपा नदी अब खत्म हो गई है। गंगा का जो मूल धारा है वो अभी भागलपुर के किनारे नहीं है, बहुत दूर चली गई है। पानी बहुत घट गया है और लगता नहीं है कि गंगा गंगा है। बरारी में श्मशान घाट है, हिंदुओं की लाशें वहाँ जलाई जाती हैं और माना जाता है कि गंगा किनारे लाशें जलती हैं तो उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन वह पानी भी आज की तारीख में हरे रंग का है। गंगा वहाँ है नहीं, वो अभी नाले में तब्दील हो गया। जो गंगा का पानी शुद्ध पवित्र हुआ करता था, बोतलों में बंद करने के बाद वह पानी सड़ता नहीं था, आज वो पानी भी सड़ता है। तो फिर हम सब एक सांस्कृतिक नदी, एक महत्वपूर्ण नदी, जीवनदायिनी नदी और विभिन्न नामों से पुकारी जाने वाली नदी, उसकी हालत के लिए जिम्मेवार कौन है, इस पर बात करना बेहद ज़रूरी है। इसको समझना ज़रूरी है और समझकर नदी को बचाने की कोशिश करना ज़रूरी है। केवल कहने से, केवल बातचीत से, केवल सुन लेने से अब काम नहीं चलने वाला है। भागलपुर की गंगा में आज की तारीख में गंगोत्री का एक बूंद पानी भी नहीं है। शायद ये हिंदुओं को ही मालूम नहीं है। गंगोत्री का जो पानी आता है उसका बंटवारा पहली बार हरिद्वार में, आधा पानी दिल्ली की ओर, और फिर फर्रुखाबाद में जो नरोरा बांध है वहाँ पर पानी ख़त्म हो जाता है। यानी ये जो गंगा है, इस गंगा में सहायक नदियों का पानी है या फिर शहरों के जो नदी नाले हैं उसका पानी है, या बरसात जब होती है तो उसका पानी है। गंगा में गंगोत्री का पानी नहीं है। जिम्मेवार कौन है इसका? अगर आप गंगोत्री की ओर चलें तो पहाड़ों में टेहरी बांध बांधा गया। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, बड़े बड़े सपने देखने थे, बड़ा बड़ा काम करना था, बड़े बड़े बांध बनाने थे। यह समझना नहीं था कि नदियों के बांधने से उसका असर क्या होता है। तो उन्होंने
टेरी बांध बनाया, लगभग 46-47 किलोमीटर का बांध है। बांध मतलब उसको मामूली कोई चीज़ नहीं है। टेरी डैम कोई मामूली चीज़ नहीं है, वो कोई 50-60 फीट का मामला नहीं है। 46-47 किलोमीटर का मामला है, बांध दिया गया। सरकार ने बांधने के पूर्व हरिद्वार के एक विश्वविद्यालय को 80 लाख रुपया दिया कि भाई आप इस पर शोध करिए कि बांधने से क्या क्या हानि हो सकती है या क्या क्या लाभ हो सकता है। शोध में बताया गया, विद्वानों ने बताया, शोध करके बताया कि देखिए ये जो पहाड़ है हिमालय का, वो कच्चा पहाड़ है, और कच्चा पहाड़ बनता हुआ पहाड़ होता है। अगर उसमें पानी रोका जाता है तो अंदर अंदर पानी ये जाएगा, भूस्खलन होगा, और गंगा का जो स्वाभाविक प्रवाह है वो मर जाएगा। गंगा की अपनी तकलीफ होगी सो होगी। तो पहाड़ों में आप जाइए तो कई कई डैम, कई कई कल कारखाने, बिजली उत्पादन करने के तरीके, कई कई जगह से उसको प्रवेश कराया जाता है, और गंगा को विह्वल करने के लिए, परेशान करने के लिए लोगों ने बहुत सारे इंतजाम किए हैं। इसलिए कभी कभी गंगा जब बिगड़ती है तो बहुत सारे लोगों को बहा ले जाती है, घरों को बहा ले जाती है। लोग इसको समझना नहीं चाहते हैं कि गंगा का स्वभाव अविरल बहने का है। अगर इसको बचाना है तो आप इसको अविरल बहने दीजिए। टेरी बांध दिया गया, बाहर निकला तो पानी बांट लिया, और जो पूछ है भागलपुर के आगे जो फड़क्का है, वहाँ पर भी एक बांध, फड़क्का डैम बनाएगा। 112 दरवाजे हैं इसके, कंक्रीट का बना हुआ है, उस पर फाटक गिरता है। यह फड़क्का बराज बना कैसे, क्यों बना, क्या कारण था? दिक्कत ये हुई कि दामोदर नदी घाटी परियोजना, जिसको नेहरू ने विकास का मंदिर कहा था, उस मंदिर की गड़बड़ी की वजह से फड़क्का बराज बनाना पड़ा। वह सफल नहीं हुआ, एक अलग बात है, लेकिन मामला नदी घाटी परियोजना से जुड़ा हुआ मामला है। 9 छोटे बड़े बांध दामोदर नदी पर बांधे गए हैं, और ये माना गया कि इससे बिजली भी मिलेगी और सिंचाई भी होगी। आज न ठीक से बिजली मिलती है, न ठीक से सिंचाई होती है। बांधने के बाद दामोदर नदी की जो रफ्तार थी, रफ्तार घट गई। उधर समुद्र क्या करता है स्वाभाविक ढंग से, आश्विन कार्तिक के महीने में ज्वार भाटा की वजह से समुद्र के पेट से जो रेत है, जो बालू है, वह नदी के मुहाने पर जमा होता है। दामोदर नदी का पानी इतना तेज़ रफ्तार वाला पानी था कि वह जो रेत जमा होता था उसको बहा करके फिर से ये समुद्र में डाल देता था, लेकिन रफ्तार घट गई। अब इसके पास ये ताकत ही बच गई कि वो रेत को ठेल करके समुद्र में डाल सके। नतीजा हुआ कि मुहाने पर रेत बढ़ता गया। हालात ये हो गया कि महान हुगली बंदरगाह रेत से भर गया, जहाज आना बंद हो गया। फिर सरकार चिंतित हुई, क्या किया जाए। फड़क्का बराज की कल्पना मन में आई कि गंगा के पानी को रोककर हम अचानक जब पानी छोड़ेंगे तो रेत को फिर से समुद्र में डाल देंगे। एक वैज्ञानिक हुआ करते थे, नदियों के विशेषज्ञ हुआ करते थे बंगाल में, कपिल भट्टाचार्य, सरकारी नौकर थे, इंजीनियर थे, समझते थे। उन्होंने गंगा पर शोध किया, उसके पानी को नापा, उसको समझा और कहा, लिखा उसने कि ऐसा करने से गंगा के पास इतना पानी नहीं है कि वो रेत को भगाएगा,
और दूसरा, गंगा के साथ और भी दूसरे तरह की तकलीफ़ें होंगी, गंगा भी बर्बाद हो जाएगा। सरकार ने नहीं मारा उनको, पाकिस्तान का दलाल कहा गया, उसकी नौकरी छीन ले गई और 1980 के आसपास उनकी मृत्यु हुई। उन्होंने एक किताब भी लिखी जिसका नाम भी चिंता है। उनके बताए गए रास्ते को सरकार ने स्वीकार नहीं किया। जिद में आकर वो डैम बनाया गया। आज डैम की वजह से, फड़क्का डैम की वजह से हालात ये है कि हिमालय की ओर से जो रेत आता है, पहले बह कर के पहुँच जाता था समुद्र में, अब वो जो कंक्रीट का बनाया गया है तो रेत रुक गया है, गंगा का पेट भर गया। थोड़ा सा भी पानी आता है तो फिर बाढ़ के रूप में व्यक्त होता है। मुर्शिदाबाद के आसपास का बहुत सारी ज़मीनें चली गई, दूर दूर तक ये कटाव का मामला है, तंग और तबाही है। कुछ जो मछलियाँ थी, जैसे हिल्सा का स्वभाव ये था कि वो खारे पानी में मछली रहती है, लेकिन अंडा देने के लिए वो मीठा पानी उसको चाहिए। तो खारे पानी में रहती हुई मछलियाँ आगे बढ़ती थी और इलाहाबाद तक जा कर के और अंडा देती जाती थी सावन भादों के महीने में। लेकिन इसके बन जाने से वह बाधित हुआ, हिल्सा खत्म हो गई, झींगा खत्म हो गई, कई तरह की परेशानी गंगा को हुई। और अब भी जिद सरकार बांधी हुई है। गंगा को बचाना है तो गंगा को खोलना होगा, फड़क्का बराज को खोलना होगा और खोल करके पानी के प्रवाह को, स्वाभाविक प्रवाह जो है उसको जाने देना होगा। गंगा मुक्ति आंदोलन के लोग 1883 से ही यह मांग करते रहे हैं कि गंगा को समझिए, गंगा सिर्फ मछुआरों का नहीं है, गंगा सभी का है, सभी आमजनों का है। गंगा पर निर्भरता है, गंगा के पानी पर निर्भरता है। अगर गंगा मर जाती है तो एक सभ्यता तो मरती ही है, लोगों को का बचना भी कठिन होगा। इसलिए दोस्तों, मित्रों, थोड़ी सी बात गंगा के बारे में कहनी थी। आगे और भी बात करेंगे गंगा के इतिहास के बारे में, उसकी संस्कृति के बारे में, क्या परेशानी है उसके बारे में, सरकार की योजनाओं के बारे में, राजीव गांधी ने क्या किया, नरेंद्र मोदी ने क्या किया, तो उसके बारे में बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं आप सबों को। आप वीडियो देखिए और अपनी राय, अपना मशवरा ज़रूर दीजिए। बहुत धन्यवाद आपको।